कुछ और प्रश्न है संधारित्र पर आधारित जो कि व्हीटस्टोन सेतु से सॉल्व होते हैं। जो व्हीटस्टोन सेतु है वो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसमें ये है कि अगर चार प्रतिरोध हों या संधारित्र हों, चारों इस प्रकार से हम उसको व्यवस्थित करें कि वो एक चतुर्भुज की चार भुजाओं से प्रदर्शित हों, तब यदि उन चारों भुजाओं में मान लीजिए हमने उनका नाम रख दिया P, Q, R, S, तो उसमें यदि P by Q, R by S यानी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो उनके जो विकर्ण हैं, विकर्ण से होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि जैसे हम कह दें कि ये आपके चार प्रतिरोध हैं, ये सपोज करिए P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और यहाँ पे हम सेल जोड़ दें और यहाँ पे हम जोड़ दें कोई भी प्रतिरोध हमारा हो, तो अगर यहाँ से P by Q R by S के इक्वल हो, यानी कि इन दो संलग्न भुजाओं का अनुपात इन दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, यानी कि P by Q इज इक्वल टू हो R by S के, तो जो आपका डायगोनल है इससे होकर के कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। आप जब पढ़ेंगे आपको बुक में दिया होगा यहाँ पे, तो लगा देता है वो विक्षेप मापी गैल्वेनोमीटर, और आपको ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि गैल्वेनो या विक्षेप मापी में कोई विक्षेप नहीं है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके अब हम कुछ ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स आपके हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें से जैसे आप ये पहले इसको देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह है, ये टर्मिनल A हुआ और ये हुआ B। यहाँ पे देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया, अगर हम यहाँ पे ये कह लें कि ये आपका P हुआ, ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया R और ये आपका हो गया S, यानी कि ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। तो यहां से देख रहे हो आप क्या पता चल रहा है कि यहां से कि P by Q इक्वल है किसके, R by S के, यानी कि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार हल हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जो ये 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र बीच में लगा हुआ है, इससे हो करके यहाँ के यानी कि इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर शून्य होगा। अब अगर इसका इनके बीच का विभवांतर शून्य है तो आप इसको अगले फिगर में आप बनाएं, यानी कि इसके रहने या न रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जो अब यहां से तुल्यधारिता आ जाएगी, जो आप इसका नेक्स्ट फिगर ड्रा कर सकते हो, वो आपका इस तरह से होगा कि ये टर्मिनल A हो गया, यहां से ये दो संधारित्र हो गए, अब ये आपके सभी संधारित्र जो है वो 50 माइक्रोफैरेड के ही हैं। ठीक है, अब आप इनको देखिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, जो जोड़ने पे आए फिर ये आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो यहां से अगर आप इसको इन दोनों को जोड़ें तो श्रेणी क्रम में जो संधारित्रों का संयोजन है, मान लीजिए कि इनका तुल्यधारिता C डैश हो, तो ये हो जाएगा 1 by C डैश इज इक्वल टू 1 by 50 प्लस
1/50, यानी कि ये हो गया 1/c डैश इज इक्वल टू 2/50 1/25. इट मीन्स c डैश इज इक्वल टू 25 माइक्रोफैरड. अब अगर ये 25 माइक्रोफैरड का हुआ तो जो आपका नेक्स्ट फिगर आप यहां से ड्रा कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया A, यहां से ये 25 माइक्रोफैरड और ये भी कितना होगा 25 माइक्रोफैरड. अब ये दोनों आपस में किस क्रम में हैं, ये समांतर क्रम में हैं. अब अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, इनकी तुल्य धारिता C हो जाएगी 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैरड. यानी कि A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है वो कितनी हो गई 50 माइक्रोफैरड. ये प्रश्न आपका है. इस प्रश्न में आपको देखने पे थोड़ी सी एक बार दिक्कत होगी, लेकिन ये याद रखिए जहां पे भी आपको क्वेश्चन 5 संधारित्र दिखे या 5 प्रतिरोध दिखे तो वहां पे आप एक बार रुक करके ये देखिए कि क्या कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु का स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है. अगर बन रहा है तो आप इन टर्मिनल्स को अलग अलग करिए. जैसे यहां पे देखिए 1 2 3 4 और 5, यहां पर भी 5 संधारित्र हैं. अब इन पांचों संधारित्रों को आप A B तो लिखा हुआ है, जो दो और ज्वाइंट्स हैं आप उनका नाम लिख लीजिए. पहले A B तो लिखा हुआ है, आप इसको कह लीजिए कि ये हो गया आपका इस जंक्शन पर आपने नाम रख लिया C, और नहीं C मत रखिए, इसको रख लीजिए नाम D और इसको रख लीजिए E. ठीक है. अब आप इसको स्प्लिट करिए इस तरह से, इस फॉर्म में ले आइए. ध्यान से देखिए. अब यहां से आपको क्या दिखेगा कि A है, D है, E है और B है. तो देखो इसको आप ऐसे स्प्लिट करो, ये आपका हो गया A. ठीक है. यहां से आप साइड में मान लीजिए E है, तो देखिए A से E पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो आप A से एक संधारित्र लेके आओ E पर. यहां पे आपने एक संधारित्र लगा दिया. A से जो दूसरा संधारित्र है वो D पे आया है, तो A से दूसरा संधारित्र आप जोड़ दीजिए, यहां से आ गया ये D पर, ये आपका हो गया D. फिर आपने क्या देखा, B और E के बीच में भी एक संधारित्र है, B और E के बीच में भी एक संधारित्र है जिसकी धारिता यहां पे है ये 7 माइक्रोफैरड. ये 4 माइक्रोफैरड का है और ये भी 4 माइक्रोफैरड का. अब मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट B है वो यहां पे है, तो E और B के बीच में 8 माइक्रोफैरड, इसको भी जोड़ लीजिए. E और B के बीच में ये 8 माइक्रोफैरड का. यहां से E और B के बीच में 8 माइक्रोफैरड का, और D और B के बीच में देखिए ये D और B, तो D और B के बीच में भी 8 माइक्रोफैरड का, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए. ये आपका 8 माइक्रोफैरड हो गया. अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ऐसे ही बन गया जैसे ये है. ठीक है. अब फिर आप वही रूल अप्लाई करिए. आप देखिए क्या किन्हीं ये जो दो संलग्न भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या इनके अनुपात के बराबर है. यदि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से तब आप इसको हल कर सकते हो. फिर आप कहोगे कि बीच के संधारित्र से होकर कोई इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, 0 होगा. तो यहां पे देखो कि 4/8 इज इक्वल टू 4/8, यानी कि वो 4/8 या 4/8. आप ये भी दो संलग्न भुजाएं ले सकते हैं कि 4/4 इज इक्वल टू 8/8. ठीक है. तभी ये संतुलन में हुआ आपका ये बीज. अब अगर ये संतुलन में है
अब आप यहाँ पे देखिए तो इसके रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको यहां से आप नेक्स्ट फिगर में रिमूव कर सकते हो। अब आप ये देखोगे कि A और B के बीच में ये 4 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड, यहां से A और B के बीच में 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब आप अगर इनको ऐड करें तो देखिए, अगर मान लीजिए कि इनकी तुल्य धारिता C डैश है तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3। अब कैल्शियम ले लीजिएगा, ये 3/8 आएगा, 1/C डैश इज इक्वल टू 3/8, तो C डैश इज इक्वल टू 8/3। तो जो आपका दूसरा फिगर बनेगा वो आप ऐसे बना सकते हो कि ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये आपका 8/3 माइक्रोफैरड और ये भी आपका हो गया 8/3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता C अगर मान लें तो C किसके इक्वल हो जाएगा 8/3 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 16/3 माइक्रोफैरड। तो इस जो ये संधारित्र हैं इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 16/3 माइक्रोफैरड। अब देखो बेटा, जैसे जो इसके पहले का भी आप क्वेश्चन हल किए, वहां पे सिंगल व्हीट स्टोन ब्रिज था। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए तो देखने से ये लग रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बहुत जटिल है, बड़ा हार्ड है। वास्तव में आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये 2 व्हीट स्टोन सेतु इसमें बने जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये 2 व्हीट स्टोन सेतु इसमें जुड़े हुए हैं। एक है आपका, अगर A और B के बीच को आपको निकालना है, बीच में ये पॉइंट आपका है, इसको मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट हो गया आपका D। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक लीजिए और ये ध्यान से देखिए कि यहां से किसी एक को ढक लीजिए, मान लीजिए इधर का ही देखिए पहले। अब यहां से देखिए पॉइंट D से B के बीच का, देखिए क्या स्थिति है, ये 1 2 3 4 5 है ना, यहां से भी ये 5 हैं, इस पॉइंट से 2 निकले, यहां से 2 निकले, ये जंक्शन पे हो गया। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट D और A के बीच का आप देखो, यहां पर भी 5 संधारित्र हैं। ठीक है, किसी एक को भी आप पहले जोड़ लें, किसी एक को ही आप पहले जोड़ लें तो ध्यान से अगर इसको देखो, एक को देखिए तो ये 2 माइक्रोफैरड, अगर आप उसको इससे कंपैरिजन करो तो PQRS है ना। अगर आप इसको बनाते हो तो ये जो 2 माइक्रोफैरड का है, अगर ये 2 माइक्रोफैरड का है तो इसके रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं हुआ। और यहां से इसकी भी वही कंडीशन है, यहां से देखिए ये 2 माइक्रोफैरड का है, इसके भी रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आप इसका नेक्स्ट फिगर ड्रा करोगे तो उसमें से आप इसको रिमूव कर दोगे। यहां से आपने इस 2 माइक्रोफैरड को और यहां से इस 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र को आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो फिगर बना वो कैसे है, इसका जो नेक्स्ट फिगर ड्रा करिए, ये आपका हो गया A। अब देखिए A से एक आया 2 माइक्रोफैरड, फिर 2 माइक्रोफैरड, ये आया 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो।
ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब ये आपका पॉइंट मिल गया डी। अब पॉइंट डी से फिर वही 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, यहां से भी 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड, और ये आपका हो गया टर्मिनल बी। अब अगर ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड सारे आपके 2 माइक्रोफैरेड के हैं, तो 2 माइक्रोफैरेड ये सीरीज में है, तो सीरीज में अगर है आप इसको ऐड करते हो तो ये कैसे ऐड होगा? अगर मान लीजिए कि इनका इक्विवेलेंट सी डैश है तो ये हो जाएगा 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, या 1/c डैश इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1/1, या c डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरेड। तो अगर ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया तो 1 माइक्रोफैरेड ये हो गया, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड के हैं, ठीक है। अब जो आपके सारे संधारित्र हैं वो 2 माइक्रोफैरेड के ही हैं। जो आप इसका थर्ड फिगर ड्रा कर सकते हो उसको आप ऐसे बना सकते हो कि ये 1 हुआ, ये आपका हो गया 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, फिर यहां से चाहो तो आप इसको अलग कर लो, ऐसे ही बना लीजिए, ये आपका 1 माइक्रोफैरेड और ये भी आपका 1 माइक्रोफैरेड। तो ये 1 माइक्रोफैरेड हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर आप इनको ऐड करोगे 1 और 1 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 और 1 2 माइक्रोफैरेड। तो जो इसके बाद का आपका फिगर होगा वो आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका हो गया 2 माइक्रोफैरेड ए डी, ये भी इसका आपका डी है, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों फिर सीरीज में हैं, अगर आप इनको ऐड करोगे तो इक्विवेलेंट 1/c किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 1/c इक्वल टू हो गया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2, 1/c इज इक्वल टू 1/1, तो c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। यानी कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में अब तक 2 बार पूछा गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट में 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं और 2 प्रतिरोध हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम का प्रतिरोध है, और इसमें पूछा गया है अस्थायी अवस्था में संधारित्रों पर संचित आवेश एवं विभव बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा कि थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है अस्थायी अवस्था कहते किसको हैं? अगर किसी परिपथ में संधारित्र जुड़ा हुआ है तो जैसे ही आप उसको सप्लाई से जोड़ते हो तो उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है वो सैचुरेशन स्टेट में पहुंचता है, जिसको हम कहते हैं कि स्टेडी स्टेट या अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था में पहुंचने के बाद जो आपका कैपेसिटर होगा उससे होकर के धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि जब आपका कैपेसिटर पूर्णतः चार्ज हो गया होगा अब उससे होकर के धारा नहीं बहेगी। उस अवस्था को ही क्या कहते हैं? अस्थायी अवस्था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी संधारित्र की अस्थायी अवस्था से क्या तात्पर्य है? तो अस्थायी अवस्था उसी को कहते हैं कि जब आपका संधारित्र पूर्णतः चार्ज हो जाएगा, अब वो अपने से होकर करंट को फ्लो नहीं होने देता, उस अवस्था को ही हम क्या कहेंगे? ये उसकी अस्थायी अवस्था है। तो पहले तो क्वेश्चन की जो कंडीशन है अस्थायी अवस्था, ये आपको समझना चाहिए कि अस्थायी अवस्था की क्या मीनिंग है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अस्थायी अवस्था अगर ये कह दिया
तो इसका मतलब कि इस सर्किट के इस हिस्से में यहां से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जो आपकी सर्किट है वो यहीं से कंप्लीट हो जा रही है, ये यहां से। ठीक है। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। ये 5 ओम है, ये 6 ओम है और ये 1 ओम। इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, यहां से जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? 5 + 6 + 1 ओम, 12 ओम। अब अगर इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम है तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? तो ओम्स लॉ से आपने ये पढ़ा हुआ है V = IR, I = V/R। 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना हो गया? 12/12 = 1 एम्पियर। अब अगर ये इसमें करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर का, तो सब में करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर का, इसमें भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। तो देखिए, जो उद्देश्य हमारा क्या है कि ये संधारित्र और ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो जितना विभवांतर इन प्रतिरोध के सिरों के बीच में होगा उतना ही विभवांतर इन संधारित्र के सिरों के बीच में भी होगा। तो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर तो हम नहीं निकाल सकते अस्थायी अवस्था में, इसलिए पहले हम ये निकाल लें कि 1 ओम कितना खर्च कर रहा है। जितना खर्च कर रहा होगा 12 वोल्ट से उतना माइनस कर दें। हम कहेंगे कि वही क्या हो जाएगा, इन पॉइंट्स के बीच का, इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। जो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा वही संधारित्र के सिरों के बीच भी विभवांतर होगा। ठीक है। तो एक तो ये मिल गया करंट 1 एम्पियर का है। तो यहां इस फिगर से अगर हम कह दें कि ये वोल्टेज कितना यूटिलाइज करेगा, मान लीजिए V1 करेगा, तो V1 = 1 × V = IR होता है। तो ये 1 ओम I कितना है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस V1 है, तो ये कितना यूटिलाइज करेगा? 1 वोल्ट। ठीक है। अब ये 1 वोल्ट यूटिलाइज करेगा और ये 12 वोल्ट था, तो कितना बचा? 11 वोल्ट, है ना। यानी कि जो ये आपका संधारित्र है, इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना बचा? 11 वोल्ट। ठीक है। अब 11 वोल्ट है, तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि इसके अब दोनों सिर के सिरों के बीच 11 वोल्ट का विभवांतर है, तो आप इनको उसी तरह से तुल्य धारिता निकाल लीजिए, फिर आवेश निकाल लीजिए, फिर विभव का वितरण कर लीजिए। ठीक है। अब इसको देखिए, अब देखिए यहां पे ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 1/C = 1/C1 + 1/C2, या 1/C = 1/2 + 1/3। तो ये हो जाएगा 5/6, या C = 6/5 माइक्रोफैरड। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो आवेश कितना हो जाएगा? Q = C × V। तो C आपका है 6/5 और V आपका है 11। तो ये Q हो गया, ये 5 से इसको आप अगर कट करते हो तो ये हो जाएगा 2.2, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12, 13.2 माइक्रो कूलम। अब यहां से दो संधारित्र हैं, ये आपका है मान लीजिए C1 है और ये आपका C2 है।
तो ये पहला पार्ट तो आपको मिल गया। आवेश कितना है 13.2 माइक्रो कूलम, जो कि दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए दोनों पर आवेश एक समान हुआ। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि दोनों पर विभव कितना होगा, तो यही जो Q = CV है, इसी फार्मूले का यूज करके V = Q/C। तो यहां से तो V1 कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ये यूटिलाइज करता है V1 और ये यूटिलाइज करता है V2, तो V1 = Q/C1 और V2 = Q/C2। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये कितना है 13.2 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो फैराड, तो ये हो जाएगा 6.6 वोल्ट। और यहां से Q की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए 13.2 माइक्रो कूलम, और यहां से C2 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 3 माइक्रो फैराड, तो ये हो जाएगा 4.4। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रो फैराड है जब इसकी प्लेटों के बीच निर्वात रहता है, यानी कि जब वो वैक्यूम में रखा हुआ है तो उसकी धारिता कितनी है 2 माइक्रो फैराड। फिर कह रहा है प्लेटों के बीच के स्थान में 2 परावैद्युतों की बराबर मात्राओं में चित्र में दिखाई गई 2 विधियों में भरा हुआ है, यदि उनके परावैद्युतांक 3 और 6 हैं। ये 3 है पहले का परावैद्युतांक और दूसरे का है 6। तो कह रहा है कि तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे पहले तो क्या दिया है, मान लीजिए कि 2 परावैद्युतांक K1 और K2 हैं, और जो पहला संधारित्र जब निर्वात में रखा हुआ है तो C0 होता है एप्सिलॉन A/D। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 2 माइक्रो फैराड, जिसको ऐसे लिखे रहिए। और 2 परावैद्युतांक जो दोनों के दिए हुए हैं, मान लीजिए पहले का है K1 = 3 और K2 = 6। तो चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर लीजिए, चाहे उनकी ये K1 और K2 लिख लीजिए। अब आइए देखिए फिगर पे दोनों स्थितियों की कह रहा है। तो पहले मान लीजिए हम स्थिति A को लेते हैं। स्थिति A में आप देखिए कि जो हमारी 2 प्लेटें हैं, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या चेंज हुआ है, 2 फैक्टर जो आपके हैं A और D, यहां पे ये इस प्लेट को 2 भाग में बांट देगा, और दोनों प्लेटों के अगर मान लीजिए हम ऐसे समझें कि यहां से ये संधारित्र जो आपका ये 2 पार्ट में टूट गया, इस संधारित्र के दोनों प्लेटों के भी सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं, इन दोनों संधारित्रों के दूसरे प्लेट भी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो देखने से ये लग रहा है ये कौन सा संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक संधारित्र आपका ये हो गया और दूसरा संधारित्र आपका ये हो गया। अगर हम इस संधारित्र की धारिता को कह लें कि ये हमारा है C1 और इसकी धारिता को हम कह लें C2, तो यहां से अब दूसरी बात ये कि D तो वही है, बीच की जो डिस्टेंस है वो D ही है, लेकिन दोनों संधारित्रों की जो प्लेटों का एरिया है, एरिया क्या हो गया, अब ये हो गया A/2 और ये भी एरिया क्या हो गया A/2। अब अगर हम इनको C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करें तो C1 = क्या हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2/D। अगर आप K1 की वैल्यू पुटअप कर लें तो K1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A/2D।
सेम वे में अगर आप C2 की वैल्यू फाइंड करें, ये क्या हो जाएगा, K2 इप्सिलॉन नॉट A by 2 by D। अगर आप वैल्यू पुट करें K2 की, ये 6 है, तो ये हो गया 6 इप्सिलॉन नॉट A by 2 D। चूंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं और समांतर क्रम में संधारित्रों को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इप्सिलॉन नॉट A by 2D प्लस 6 इप्सिलॉन नॉट A by 2D। 6 और 3 9, ये हो गया 9 इप्सिलॉन नॉट A by 2D। अब यहां पे आप देखो इप्सिलॉन नॉट A by D, यहां से इप्सिलॉन नॉट A by D की वैल्यू है 2 माइक्रो फैरेड। आप यहां से इसकी वैल्यू यहां पे पुटअप कर दीजिए 2 माइक्रो फैरेड, तो ये यहां पे आपका हो जाएगा 9 by 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो जो आपकी तुल्य धारिता सी है वो कितनी आ गई, 9 माइक्रो फैरेड। यानी कि यहां से देखिए जो आपकी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में अब ये प्लेट, यहां पे प्लेटों का क्षेत्रफल तो वही है A, लेकिन जो बीच की डिस्टेंस है ये हो गई D by 2, यानी कि एक संधारित्र की तरह ये बिहेव करेगा, दूसरा संधारित्र आपका ये हो गया। ठीक है, पहले प्लेट में एरिया हाफ हुआ, और जब यही आपका जब ये श्रेणी क्रम में हो गया, सीरीज ऑर्डर में है, अब यहां पे क्या चेंज हो गया, बीच की डिस्टेंस यानी D by 2 थिकनेस की ये प्लेट हुई, D by 2 थिकनेस की ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट हो गई आपकी। ठीक है, अब अगर हम यहां पे भी ये मान लें कि जो पहला प्लेट है इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2, तो यहां से अब देखिए, अब इन सब में C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 इप्सिलॉन नॉट A by D। D मीन्स D by 2। K1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 3, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 6 इप्सिलॉन नॉट A by D। इसी तरह से हम C2 की वैल्यू फाइंड करें, C2 क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू K2 इप्सिलॉन नॉट A by D by 2। K2 की वैल्यू है 6 वैल्यू पुटअप करेंगे और 2 ऊपर जाएगा तो 12, ये हो गया 12 इप्सिलॉन नॉट A by D। अब अगर इनकी तुल्य धारिता हम मान लें C, तो यहां से 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, या यहां से C किसके इक्वल हो जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अब आप यहां से C1 और C2 की वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए, C1 और C2 के प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब यहां पे आप वैल्यू पुटअप करिए, देखिए C1 की वैल्यू है 6 इप्सिलॉन 0 6 इप्सिलॉन नॉट A by D इंटू ये कितना है 12 इप्सिलॉन नॉट A by D डिवाइडेड बाई, यही चीजें फिर से आपको लिखनी है C1 प्लस C2 करके, तो 6 इप्सिलॉन नॉट A by D प्लस 12 इप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, ये आपका न्यूमरेटर है ये, और ये आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 12 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, और यहां पे इनको ऐड कर देंगे, तो 12 और 6 18, तो ये आपका हो जाएगा
72 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 18 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से एक इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, और 18 में 4 से मल्टीप्लाई 72 में डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4। तो आपको धारिता C किसके इक्वल मिल गई? 4 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू फिर यहां से पुटअप कर दीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइक्रो फैरेड। यानी कि दूसरे ऑर्डर में आपकी जो तुल्य धारिता है, पहले ऑर्डर में आपकी धारिता आ गई 9 माइक्रो फैरेड, और इस ऑर्डर में कितनी आ गई? 8 माइक्रो